बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी भूपो की शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन भूपो बहुत कंजूस थी, किसी को एक पाई भी ना देती। लेकिन मेरी माँ के लिए रोज़ाना देसी मुर्ग का सालन और एक सूट लेकर आती। जब कभी मैं उस सालन में से खाने लगती तो अम्मा और भूपो घबरा जाती और अम्मा फ़ौरन डांट दिया करती। मुझे बड़ा गुस्सा आता। इस बार जैसे ही अम्मा रोटी लेने किचन में गई, मैंने पीछे से सालन खा लिया, मगर जो ही पहला नवाला मुंह में डाला मुझ पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उस सालन में मेरा मेरा नाम समरा अदील है। मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है। पहले कभी सुनने में आता था कि अपना खून कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब वो वक्त नहीं रहा था। अब तो हर इंसान को बस अपनी फ़िक्र होती है। अपनी अना की तस्कीन की खातिर अपने खून के रिश्ते इंसान की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। कभी किसी की ज़ाहरी शान व शौकत देकर एतबार नहीं करना चाहिए। आज के दौर में एक चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं, मगर नज़र नहीं आते। उनकी मीठी ज़ुबान का ऐसा असर होता है कि हम नकाब के पीछे छुपे फरेबी चेहरे देख नहीं पाते और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और ऐसी ही एक कहानी का हिस्सा मैं भी बनी थी। हम 4 बहन भाई थे। मेरे अब्बा पुलिस में थे और मैं वकील बनना चाहती थी। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था, पर मैं देखती आ रही थी कि अम्मा अक्सर बीमार रहने लगी थी। कभी वो सोई रहती और कभी खुद से बातें करती रहती। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता था। अब्बा ने कोई डॉक्टर भी नहीं छोड़ा था, हर जगह अम्मा का इलाज करवाया। सब यही कहते कि अम्मा को कोई दिमागी मसला है और अम्मा की इसी बीमारी की वजह से मामू भी परेशान हो गए और सब गिले शिकवे भुलाकर अम्मा से सुलह कर ली थी। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मामू हमारे घर नहीं आया करते थे। मैं तो जब से पैदा हुई थी कभी मामू को घर आते या कभी उनके घर नहीं गए थे हम लोग। कभी कभी हमसे फ़ोन पर बात कर लेते थे, पर जब से अम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी मामू घर आने लगे थे। भाई की अभी जॉब नहीं हुई थी, पर वो पसंद की शादी करना चाहता था। आप ही से कहा कि अब्बा से बात करें, क्योंकि अब्बा आप ही की कोई बात नहीं टालते थे। और जब अब्बा को पता चला तो बहुत गुस्सा हुए। भाई को कहा कि तुम में शर्म व हया नाम की कोई चीज़ भी है? बहनों की शादी करने के बजाय खुद शादी करने का सोच रहे हो। कल को इस लड़की को खिलाओगे कहाँ से? मैं तो कुछ महीनों में रिटायर हो जाऊँगा। अब मुझसे और नौकरी नहीं हुआ करती, इसलिए जब तक तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती, तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक मैं किसी भी सूरत इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। भाई ने बहुत कहा, अब्बा एक बार मंगनी कर दें, उसके बाद मैं शादी तब करूंगा जब अपनी बहनों की ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊंगा। पर अब्बा नहीं माने और भाई अम्मा के पास जाकर बैठ गया। भाई ने अम्मा से कहा कि मैं अलीना को बहुत पसंद करता हूँ। पिछले 3 साल से वो मेरे लिए हर रिश्ते को ठुकरा रही है। उसके वालिद ने कहा है कि अगर मैं 1 हफ़्ते के अंदर अंदर रिश्ता लेकर ना गया तो वो अलीना की शादी कहीं और कर देंगे। अम्मा ने भाई से कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं बात करूँगी। पर अम्मा भूल गई थी। अम्मा अक्सर बातें भूल जाया करती और जिस दिन भाई ने जाने का कहा तो अम्मा को याद आया और भाई के साथ खुद चली गई। लड़की वालों के हाँ और आप ही भी साथ में थी। अम्मा ने कहा कि जब मेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा कि आपकी बेटी को बिठाकर खिला सके, मैं उसी दिन बारात लेकर आऊँगी। अभी सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप अलीना को हमारी अमानत समझें। इस बात पर भाई बहुत खुश हुआ था और हम सब हैरान भी थे। अम्मा तो बातें भूल जाया करती थी, फिर इतनी देर तबीयत कैसे सही रही अम्मा की। अब्बा ने भी कुछ नहीं कहा था। वो कहने लगे कि जो तुम माँ बेटे का दिल करे वही करो। मैं कौन होता हूँ जो मेरी किसी बात की कोई अहमियत होगी तुम लोगों की नज़र में। और जब फूफो की बेटी को बताया कि भाई का रिश्ता तय कर दिया गया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके चेहरे का रंग बदला हो। फिर दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि मेरा वहम हो। अम्मा उस दिन बहुत खुश थी। मामू भी घर आए तो उनको खुशी से बताने लगी और तभी मेरी नज़र अम्मा के बाजू पर पड़ी जहाँ तावीज़ बंधा हुआ था, जबकि हमारे घर में बल्कि पूरे ख़ानदान में तावीज़ गाड़ने का कोई नहीं मानता था। मैंने आप ही से पूछा, अम्मा को किसी ने तावीज़ ला कर दिया? तो कहने लगी कि मामू लाए थे। अम्मा अब घर का हर काम किया करती, खाना बनाती और तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दवाई वगैरह खाना भी छोड़ चुकी थी। हम सब बहुत हैरान थे। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी और दूसरी खुशी भाई की जॉब की थी, उसे नौकरी मिल चुकी थी और अब्बा आप ही के लिए लड़का देख रहे थे ताकि भाई और आप ही की शादी एक साथ कर दें। मुझे बहुत खुशी हुई थी, एक साथ 2-2 शादियाँ और भाभी भी घर आएगी। अलीना भी बहुत अच्छी लड़की थी। मेरी अक्सर उससे फ़ोन पर बात होती थी और आप ही का रिश्ता अच्छे घर में तय हो गया और खैर से शादी भी हो गई। अलीना सबका बहुत ख्याल रखती थी, पर अचानक उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े रहने लगे। फूफो कहती कि यही अंजाम होता है पसंद की शादियों का, पर अब्बा चुप रहते। और छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ता था वो कहता कि अब्बा, भाई इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता था और भाई के साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं रात उठा तो भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मुझे बहुत हैरत हुई, मैं भी पीछे भाग गया। भला रात के 3 बजे भाई छत पर क्या करने जा रहे हैं?
और जब ऊपर गया तो ऐसा लगा कि जैसे भाई छत से कूदने वाले थे। और जैसे ही मैंने उनका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो भाई को होश आया। भाई ने मुझसे कहा कि मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो अपने बिस्तर पर था ना। अब्बा ने कहा कि ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है उसे नींद में चलने की आदत हो। पर अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा कभी नींद में नहीं चलता, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पता होता। और फिर पता चला कि अलीना भाभी बांझ हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान लड़ाई रहती है। और शादी के 1 साल बाद अलीना भाभी अपने मैके जाकर बैठ गई। भाई के लाख मनाने पर भी वो वापस नहीं आना चाहती थी। अम्मा ने भाई को बहुत समझाया, तुम्हें ऐसे इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर वो कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है। तो भाई कहता है कि अम्मा ऐसी बात नहीं है, असल बात तो यह है कि अलीना चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, और वो भी फूफो की बेटी हीरा से। और इस बात पर हम सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। भला इन सब में हीरा कहाँ से आ गई? पर तब सच्चाई कोई नहीं जानता था। अब तो भाई भी कहता कि मैं गलत था, मैं अलीना से शादी करके पछता रहा हूँ, काश मैं तब हीरा से शादी कर लेता। कितनी अच्छी है वो, कितने अदब से सबसे बात करती है। और मुझे लगा कि भाई का दिमाग चल गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। अब आए रोज़ बजाय अपनी बीवी को मनाने के भाई फूफो के घर में मौजूद होता, और अब्बा को भी ये पसंद नहीं था। भाई किसी की भी नहीं सुनना करता था। मैंने हीरा को कॉल की कि तुम्हें भाई को समझाना चाहिए, वो ऐसे कैसे अपनी बीवी को छोड़ सकती है, क्या तुम भी भाई को पसंद करती हो? तो वो हंसने लगी, कहने लगी कि मुझे क्या ज़रूरत है एक शादीशुदा मर्द से शादी करने की, मुझे पागल समझ रखा है। मेरे लिए वो सिर्फ मेरा कज़न है, अगर वो हमारे घर आता है तो ये सब नॉर्मल बात है। उसकी फूफो का घर है, क्या हमने कभी रोक टोक या कभी कुछ कहा? हमेशा तुम्हें बहन समझा है। और माँ को नहीं देखा कितनी मोहब्बत करती हैं वो तुमसे, और आंटी की कितनी दोस्त है। मैंने कहा कि हीरा मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, असल में मुझे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए थी, पर घर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। भाई कहता है कि उसे तुमसे मोहब्बत है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। अगर भाई दोबारा तुम्हारे घर आए तो उसको समझाना, तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगी कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं समझा दूँगी। भला मुझे कोई कमी है रिश्तों की जो मैं किसी शादीशुदा मर्द से शादी करूँ? वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और फ़ोन बंद कर दिया उसने। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि शुक्र है हीरा किसी और को पसंद करती है। अब भाई कुछ नहीं कर सकेगा, जो मोहब्बत का भूत चढ़ा है खुद ही उतर जाएगा। हमें अपनी फूफो से बहुत मोहब्बत थी, पर मामू जब उसको घर देखते तो वापस पलट जाया करते। उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं मामू से पूछती भी तो कहते कि बस हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई नापसंद शख्स ज़रूर आता है, और ऐसे तुम्हारी फूफो हैं मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। और मैं हंसती कि मामू इतनी प्यारी मेरी फूफो है और आप नक्स निकाल रहे हैं। तो मामू ने कहा कि बस बच्चे घड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, और मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी। मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। अब्बा की भी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। मेरे अब्बा भी वकील बनना चाहते थे, पर पुलिस में चले गए। अब्बा कहते हैं कि कभी कभी मजबूरियाँ इंसान को किसी और रास्ते ले जाती हैं, जो रास्ता कभी हमने चुना भी नहीं होता। और जब तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है। घर में एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी जब आप ही भी घर आकर बैठ गई। उसकी सास ने कहा कि हमें आपकी बीमार बेटी नहीं चाहिए, जो शादी के 2 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकती। सैकड़ों डॉक्टर से इलाज करवाया है, पर हर बार हामिला होती है और बीमार हो जाती है। आखिर हमारा क्या कसूर है? इकलौता बेटा है मेरा, और मेरी भी चाह है कि पोते पोतियों का मुंह देखूं। अब संभाल के रखें अपनी बेटी को, हमें नहीं चाहिए। आप ही अम्मा के गले लग कर रोने लगी। अम्मा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं ख़ुद तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलूँगी। तो आप ही ने कहा कि अम्मा मैं थक चुकी हूँ, डॉक्टर को भी कोई समझ नहीं आती, हर बार कोई नई दवाई लिख कर दे देते हैं। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है इस घर में, मुझे घुटन महसूस होती है। मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, वो बिस्तर से लग चुके थे। भाई तो किसी काम का नहीं रहा था। मुझे भाई पर बहुत गुस्सा आता। उसे घर की, अपने माँ बाप की, अपनी बीवी की, किसी की भी कोई परवाह नहीं है। जॉब से आता है और वहीं से सीधा फूफो के घर चला जाता है। पता नहीं वहाँ रखा क्या है। और छोटा भाई वो अपनी तालीम के लिए इस्लामाबाद जा चुका था। अब छुट्टियों में आता था, वो डॉक्टर बन रहा था। एक दिन पता चला कि बड़े भाई को नौकरी से भी फारिग कर दिया गया था। एक दिन भाई नाश्ता कर रहा था तो मैंने उसके चेहरे की जानिब गौर से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाई नहीं है। आँखों का अजीब पीला रंग हो चुका था और हालत ऐसी थी जैसे कोई एबनॉर्मल इंसान हो। मुझे अपने भाई पर बहुत तरस आया। घर की परेशानियां बढ़ती जा रही थी जब मामू ने मेरा रिश्ता मांग लिया, और अब्बा अम्मा ने खुशी खुशी हाँ कर दी, और ममा ने उसी वक्त अंगूठी पहना के मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया था। मुझे खुशी भी हो रही थी और हैरत भी कि अभी अपने मुतालिक ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मेरा तो एक ही ख्वाब था कि अपने पैरों पर खड़े होना, कुछ बनना, अपने ख्वाबों को पूरा करना।
मेरी अपनी मंगेतर से बात होने लगी। उसको जानकर लगा कि यही वो शख्स है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दे सकता है। मामू चाहते थे कि जल्द अज़ जल्द शादी हो जाए, पर अब्बा ने कहा कि अभी घर के कुछ मसाइल चल रहे हैं और सब मामू को बताया तो वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि अच्छा भाई, आप फ़िक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। जिस दिन से मेरी मंगनी हुई थी उसी दिन से अम्मा की तबीयत दोबारा से ख़राब हो चुकी थी। हम सब बहुत रो रहे थे। अम्मा को ऐसी हालत में देखकर दोबारा से कभी ठीक हो जाती हैं और कभी सोई रहती हैं। फूफो हमारा बहुत ख्याल रखती, रोज़ घर आती और आप ही के ससुराल भी फूफो की। उनसे बातचीत की, पर वो आप ही को ले जाने पर राज़ी नहीं थे। आप ही कहती कि मैं अपनी शोर से बहुत मोहब्बत करती हैं, वो भी अपनी माँ की वजह से मजबूर है। मुझसे अपनी बहन का रोना नहीं देखा जाता था। फिर एक दिन मैंने हीरा को, जो फूफो की बेटी थी, भाई से फ़ोन पर बात करते देखा। जब उसने मुझसे कहा था कि उसने तो कभी आज तक भाई को कॉल भी नहीं की। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। ऐसा लगता कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब तो फूफो भी, जिनकी शादी मेरे घर में हुई थी, लेकिन फूफो बहुत कंजूस थी, किसी को एक पाई भी ना देती। लेकिन मेरी माँ के लिए रोज़ाना देसी मुर्ग़ का सालन और एक सूट लेकर आती। जब कभी मैं उस सालन में से खाने लगती तो अम्मा और फूफो घबरा जाती और अम्मा फ़ौरन डांट दिया करती। मुझे बड़ा गुस्सा आता। इस बार जैसे ही अम्मा रोटी लेने किचन में गए, मैंने पीछे से सालन खा लिया, मगर जूँ ही पहला नवाला मुंह में डाला, मुझ पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी और मैं अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते। कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई मेरे कानों के पास हंस रहा हो, और कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझ पर दबाव डाल रहा हो। मैं कितनी देर रोती रहती। मेरी बहन पहले ससुराल से घर आकर बैठ गई थी, वो भी मुझे देख कर रोती, और अम्मा वो अजीब सी हो गई थी। उन्हें घर की कोई परवाह नहीं रही थी। मेरा रिश्ता मेरे मामू के घर तय था। मेरी एक दिन मेरे कज़न से लड़ाई होगी और मैंने उसे खुद कह दिया कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मेरा जवाब है, मुझे लगा था कि वो मुझे मनाएगा, वजह पूछेगा, कहता है ये तो अच्छा किया, मैं भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मोहब्बत इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती है। और मेरे दिन रात इसी तकलीफ़ में गुजरने लगे कि मेरा मंगेतर मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। कितना चाहती थी मैं उसे, और वो एक पल में बदल गया। उसने किसी बात को भी नहीं सोचा और मुझे छोड़ दिया। मेरी हालत नहीं संभल रही थी। अब्बा भाई सभी परेशान थे। एक दिन मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर्स कहते थे कि मुझे कोई दिमागी सदमा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और फूफो कहती कि इसकी मंगनी टूट गई है, जिसकी वजह से ऐसी हो गई है, पर ख़ुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे हॉस्पिटल से घर लेकर आया गया। अब्बा भी पहले से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, दुखों ने उनको पहले ही आधा कर दिया था। जब मामू एक सैयद साहब को घर लेकर आए, फूफो ने मामू से कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें हमारे घर ऐसे पीर फ़कीरों को लाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। तो मामू ने कहा कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम्हारी औकात सबके सामने खुल ना जाए। तो फूफो के चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बा ने मामू से कहा कि तुम अपनी औकात में रहना सीखो, मेरी बहन ने कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। तो मामू ने कहा कि इसने तो आपका सर बहुत पहले झुका दिया था, वो अलग बात है कि आपको कभी सच्चाई की खबर नहीं हुई थी। बेहतर होगा पुराने मुर्दों को ना उखाड़ें, वरना आपकी औलाद के सामने आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। और सब खामोश हो चुके थे। वो सैयद साहब से इनके दरमियान में बैठ के और एक दायरा खींचा और कुरान पाक की तिलावत करने लगे। जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, मेरी बहन मुझको संभालने लगी। मामू ने कहा कि बेटा डरना मत, अब सब कुछ सही हो जाएगा। और फूफो को बार बार पसीने आ रहे थे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब उस सैयद साहब ने पूरे घर का हासार बांधा और हमें पानी पीने को दिया और कुछ तावीज़ बना कर दिए कि इनको अपने गले या बाजू से बांध लेना। और फूफो जब घर जाने लगी तो सैयद साहब ने अब्बा से कहा कि एक बार अपनी बहन से मिल लें, ये जा रही है। अब्बा ने कहा कि क्या मतलब है आपका? तो उसने कहा कि शायद अब ये दोबारा इस घर में ना आ सके। और वो इतना कहकर मामू के साथ चले गए। और सुबह कॉल आई, फूफो का एक्सीडेंट हो गया है। अब्बा ने तो अपना दिल पर हाथ रख लिया था। अब्बा ने कहा कि तुम्हारे मामू ने सच कहा था, इन सब के पीछे मेरी बहन थी। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि फूफो की दोनों टांगें एक्सीडेंट होने की वजह से ज़ाया हो गई। जब फूफो को हॉस्पिटल से घर लाया गया तो वो बहुत रो रही थी। हम सब वहीं पर मौजूद थे और भाई कुछ दिनों में भाभी को ले आया था। सब घर वाले बहुत खुश थे, पर मामू ने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया था कि हमारे साथ क्या मसला था। और आप ही भी अपने घर जा चुकी थी, पर फूफो का सुन कर घर आई थी। और उस दिन हम सब फूफो के पास जमा थे। फूफो अब्बा से, अम्मा से, हम सब से माफ़िया मांग रही थी। अब्बा ने कहा कि मैं तुमसे बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। तब फूफो ने कहा कि आज से 27 साल पहले जब मैं समरा के मामू को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, पर वो मुझे नहीं चाहता था, किसी और लड़की को पसंद करता था। तो मैंने अपनी दोस्त की मदद से उस पर अमलियात करवाना शुरू कर दी। उसको अपना असीर बना लिया। उसने अपनी मंगनी ख़त्म कर दी और मेरे पीछे फिरने लगा।
भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, उससे शादी कर लो, तुम भी तो उसे चाहती हो। तो मैंने भाभी से कहा वक्त गुजर चुका है, अब मैं किसी और से शादी का वादा कर चुकी हूँ, पर मैं उसे मज़ीद आप लोगों की नज़र में बुरा बनाना चाहती थी। उसके लिए एक दिन मैंने उसे खुद घर बुलवाया और फिर शोर डाल दिया कि वो मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने उसे धक्के देकर निकाल दिया और 25 साल तक उसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। लेकिन वो तब जान गया था कि मैंने उसकी ज़िंदगी जानबूझकर ठुकराए जाने की तौहीन में उससे बदला लिया है। वो फिर भी खामोश रहा और उसने दोबारा उस लड़की से शादी कर ली और मैंने एक अमीर घराने में शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, पर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। जब घर में भाभी की चलती थी, आप कई बार मेरी बात को रद्द करके भाभी की बात को फ़ौक़ियत दिया करते थे। आप मुझे कहते कि तुम अभी ना समझो, और ऐसे मैंने दोबारा से हज़ारों लगाकर भाभी को पागल बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए जो खाना लाती वो सब जादू का होता था। अगर कोई और खा लेता तो उस पर भी असर हो जाता। मैंने भाभी से कहा कि ये गोश्त बस आप खाया करें, अगर किसी और ने खाया तो नुकसान हो सकता है, और भाभी पर जादू था जिसकी वजह से वो मेरी हर बात माना करती। इस सिलसिले को कभी ख़त्म नहीं होने दिया और उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जिस दिन पता चला कि मेरा भतीजा किसी और लड़की को पसंद करता है और अलीना से शादी करना चाहता है, और आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना उसका रिश्ता तय कर दिया। एक बार भी हिरा कर नहीं सोचा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा माँ से मेरे आगे आ गया हो। इसीलिए मैंने सोचा कि अब इसको शादी के बाद बर्बाद कर दूँगी और उन दोनों मियाँ बीवी में फूट डालकर उनको अलग कर दूँगी और अलीना पर औलाद की बंदिश करवा दी और वो घर छोड़ने पर मजबूर होगी। तब खुद मेरा भतीजा मेरी बेटी के पीछे पीछे पागल होता फिरेगा और मैंने ऐसे ही किया। पर तब उसकी शादी पर मेरी बेटी को एक लड़का पसंद आ गया और पता चला कि वो समरा के मामू का बेटा है, और मैंने सब कुछ भुलाकर उसके घर गई, उससे जो कुछ हुआ उसकी माफ़ी मांगी और अपनी बेटी के रिश्ते की भीख मांगी। और तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी का हक एक बार फिर छीना जा चुका है। उस लड़के की मंगनी समरा से हो चुकी है। मुझसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो तड़प रही थी। मेरी इकलौती बेटी थी। मैंने अपनी बेटी से वादा किया मैं उसको अब नाकाम नहीं होने दूंगी। उसने मुझसे कहा कि माँ आप इन सब लोगों को तबाह व बर्बाद करवा दें, और मैंने बहुत सख्त अमल करवाया था जिससे बड़ी भतीजे के ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। पर जब समरा की हालत बिगड़ी और उसका मामू उसको पीर के पास ले गया तो मुझे अपना आप एक बार फिर से नाकाम होते हुए महसूस हुआ। हर बार मैं ठुकराएगी, इस तौहीन को कभी नहीं भूल सकती थी। और फिर मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही हुआ। अब जब अपनी बेटी के लिए सब किया तो वो ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैं उसको ढूंढने निकली तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबकि मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। फुप्पो हाथ जोड़े रो रही थी और हम सब बिना कुछ कहे वहाँ से उठाए थे। अब्बा ने अम्मा से कहा कि मेरी बहन ने ऐसा किया, पर उन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा हुआ है। तो अम्मा ने कहा कि मैंने अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया है और अपने रब की रज़ा की खातिर इस औरत को माफ़ किया। हर गुज़रते दिन के साथ हमारे हालात बेहतर होते चले गए। आप ही की औलाद हो चुकी थी और भाई अपनी बीवी अलीना के साथ बहुत खुश थे। वो बांझ नहीं थी, जादू की बंदिश की वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी शादी मामू की बेटी से हो गई थी। हम अपने घरों में बहुत खुश थे। जब फुप्पू की डेथ हुई सब लोग उनको देखकर तौबा तौबा कर रहे थे, क्योंकि उनका चेहरा बिगड़ चुका था और इसी वजह से बहुत जल्दी उनका जनाजा कर दिया गया था। इंसान कभी कभी अपनी ज़ात से बाहर निकल कर खुदा बनने की कोशिश करता है कि वो जो चाहता है वैसा हो जाए और उसके लिए गलत रस्तों का इख्तियार करता है। पर इस दौरान वह एक बात भूल जाता है, हर इंसान का नसीब ऊपर वाला लिखता है, और जिसके नसीब में जो लिख दिया जाता है वो होकर रहता है, चाहे पूरी दुनिया अपना ज़ोर लगा ले। और हमें जो दुख तकलीफ़ें सब मिलते हैं वो आने वाली बड़ी तकलीफ़ से बचाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने रब का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, क्योंकि हम वो नहीं जानते जो हमारा रब जानता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।